नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा और आज इकाई 10वीं समाप्त हो गया। उसके प्रश्नोत्तरी भी मैंने आप लोगों को भेज दी है। अब आप लोग रिवीजन करते रहिए क्योंकि आज 2 नवंबर हो चुका है और आप लोगों की जो परीक्षा है वो 13 नवंबर को है। आप लोग जानते भी हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो आइए 2 नवंबर की जो आज टेस्ट सीरीज़ कराया गया, जो आप लोगों को भेजा गया, बहुत सारे लोगों का उत्तर आ चुका है और बहुत लोगों का उत्तर नहीं आया है। तो चलिए उसी की बात करते हैं, उत्तर की बात करते हैं। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को या फिर जानने वालों को आप ज़रूर सलाह दे सकते हैं कि हमारे यहाँ यूजीसी नेट का बैच 20 नवंबर को प्रारंभ होगा और टीजीटी पीजीटी का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच प्रारंभ 5 नवंबर को होगा। पहला बैच 5 नवंबर, दूसरा बैच 20 नवंबर। हमारे यहाँ विषय हिंदी साहित्य के अलावा अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र भी है और एडमिशन 1 नवंबर से प्रारंभ हो गया है 5 नवंबर वाले बैच के लिए, और 20 नवंबर वाले बैच के लिए 15 नवंबर से एडमिशन होगा। प्रारंभ के 20 विद्यार्थियों के लिए फ़ीस 4500 टीजीटी पीजीटी का रखा गया है, नेट का नहीं, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आज किसी का फ़ोन आया था कि सर नेट का फीस 4500 है, नहीं, केवल टीजीटी पीजीटी का 4500 है। बाकी यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फ़ीस 8000 है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप बता सकते हैं अपने मित्रों को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा संस्थान महानगर रोड, कपूरथला, लखनऊ में है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, फ़ीस जमा कर सकते हैं। मैंने सारी डिटेल एक वीडियो बनाकर भेज दी है। मीरा के काव्य वैशिष्ट के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 1। इसमें कई लोगों के उत्तर गलत आए हैं। कई लोगों ने बी बताया है, लेकिन बी नहीं होगा, यहाँ पर उत्तर होगा 1 का आपका सी। मीरा के काव्य में उर्दू फारसी शब्दावली का प्रयोग भी मिलता है, गलत है। मीरा के काव्य में उर्दू फारसी शब्दावली का प्रयोग नहीं मिलता है। मीरा के काव्य में राजस्थानी भाषा, ब्रज, गुजरात की भाषा यानी गुजराती, ये सारी चीज़ मिलता है। इनका सांस्कृतिक ऐक्ट मिलता है और कबीर की ही तरह मीरा की काव्य भाषा में भी कई बोली रूप मिश्रित है। मीरा के काव्य भाषा में सृजनात्मक क्षमता अपेक्षाकृत कम है, लेकिन मीरा के भाषा में, मीरा के काव्य में उर्दू और फारसी शब्द का प्रयोग नहीं है। और यहाँ पर लिखा है सी में कि उर्दू और फारसी शब्दावली का प्रयोग भी मिलता है, इसलिए गलत है। प्रश्न संख्या 2 देखें। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तन्मयत्वम रसः कहकर अभिनव गुप्त ने रस सिद्धांत के अंतर्गत तन्मयतावाद की स्थापना की, सही है। भट्टनायक की रस संबंधी विवेचना सांख्य दर्शन से प्रभावित है, सही है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, नामोर सिंह ने कहा, सही है। क्षेमेंद्रकृत वृत्त रत्नाकर में छंद शास्त्र का विशद विवेचन हुआ है, गलत है। देखिए, वृत्त रत्नाकर में छंद शास्त्र का विशद विवेचन हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो यहाँ पर लिखा है कि क्षेमेंद्रकृत, गलत है। क्षेमेंद्र की रचना वृत्त रत्नाकर नहीं है, क्षेमेंद्र की नहीं है, बल्कि वृत्त रत्नाकर भट्ट केदार की रचना है। आप कहीं लिख लीजिए, वृत्त रत्नाकर भट्ट केदार की रचना है। प्रश्न संख्या 3 देखें। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? छंदोर्णो पिंगल भिखारीदास, सुवृत्त तिलक क्षेमेंद्र, छंदानुशासन हेमचंद, छंदमाला मतीराम। यहाँ पर डी सुमेलित नहीं है क्योंकि छंदमाला रचना केशवदास की है। छंदमाला मतीराम की नहीं है, केशवदास की है। मतीराम की रचना आपको बता दें छंदसार है। छंदसार नाम से नारायण दास ने भी लिखा है। तो छंदसार रचना मतीराम की भी है और नारायण दास की भी है। क्योंकि कुछ लोग बाद में कहने लगते हैं सर आपने तो मतीराम बता दिया, लेकिन मैंने तो नारायण दास पढ़ा है। तो ध्यान रखिए, छंदसार मतीराम और नारायण दास दोनों की रचना है। वृत्त विचार, अभी वृत्त रत्नाकर की हम बात कर रहे थे जो कि भट्ट केदार की है। वृत्त विचार सुखदेव मिश्र की रचना है। आप कहीं लिखना चाहें तो आप लिख लें कि वृत्त विचार सुखदेव मिश्र की रचना है। प्रश्न संख्या 4 देखें। बेनी माधवकृत कवि दर्शन किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 4। तो बेनी माधव की जो रचना है कवि दर्शन,
ये एक साक्षात्कार विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 5, तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा डी, विहारी और शेख सादी। प्रश्न संख्या 5 का डी होगा, विहारी और शेख सादी। जबकि हिंदी नवरत्न आप जानते हैं मिश्र बंधु का है, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र का है, बिहारी और देव लाला भगवान दीन का है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कराई जा चुकी हैं। प्रश्न संख्या 6 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? छत्रप्रकाश लाल कवि, व्यंग्यात कौमुदी प्रताप शाही, नौरस तरंग वेनी प्रवीण, साहित्य सुधा निधि दूल्हा। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका डी, साहित्य सुधा निधि बाबू देवकी नंदन खत्री का है। साहित्य सुधा निधि बाबू देवकी नंदन खत्री का है, जो कि 1893 ईस्वी में मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होता था। यह समाचार पत्र मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होता था 1893 में। तो दूल्हा का नहीं साहित्य सुधा निधि, बल्कि किसका है? तो बाबू देवकी नंदन खत्री। एक चीज़ यहाँ पर बता दें, जिन लोगों ने टीजीटी पीजीटी में एडमिशन ले लिया है, जिनकी फ़ीस आ चुकी है, वो ध्यान दें। बैच आपका 5 नवंबर से प्रारंभ है। 5 नवंबर को आपको PDF मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन उससे पहले जो टेस्ट सीरीज UGC नेट के लिए कराई जा रही हैं, वो भी आप तक भेजी जा रही हैं। तो आप अभी उन टेस्ट सीरीज को करिए 2-3 दिन, और फिर 5 तारीख से आप लोगों को बैच मिलेगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 की बात करें। रस भावों के वश है और कविता शब्दार्थ के, यह मत किसका है? तो आपका उत्तर होगा कवि देव का यह मत है। प्रश्न संख्या 7 का बी होगा। 8 देखें, रुद्र संप्रदाय के संबंध में असत्य विकल्प कौन सा है? इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी है, सही है। यह संप्रदाय वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित है, सही है। चैतन्य महाप्रभु इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, गलत है। चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुए थे, बल्कि वैष्णव संप्रदाय, उनका वो अलग संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय से मतलब उनका नहीं है। सूरदास और अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का स्पष्ट प्रभाव है, सही है। तो आपका उत्तर होगा 8 का सी। 9 देखें, भगवत विषयक रति एवं अनन्यता किस प्रकार की भक्ति का प्रमुख लक्षण है? आपका उत्तर होगा डी, सगुण और निर्गुण दोनों। प्रश्न संख्या 10 देखें, आदिकालीन काव्य रचनाओं के संबंध में असत्य विकल्प कौन सा है? हेमचंद ने प्राकृत पैंगलम में अपभ्रंश के दोहे संकलित हैं, सही है। दोहा, पद्दड़िया, गेयपद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद है, सही है। प्रबंध चिंतामणि में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं, सही है। पौमचर्यु कड़बकबद्ध शैली में नहीं लिखा गया है, गलत है। पौमचर्यु कड़बकबद्ध शैली में लिखा गया है, नहीं शब्द लिखकर, और डी विकल्प को गलत किया गया। यानी 10 का उत्तर होगा आपका डी। कौन सा असत्य है? तो डी आपका असत्य है। प्रश्न संख्या 11 देखें, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, कथन किसका है? आपका उत्तर होगा डी, नामवर सिंह। अरस्तु के अनुसार काव्यानंद के संबंध में असत्य विकल्प कौन सा है? पहला ही असत्य विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह आध्यात्मिक आनंद है। अरस्तु के अनुसार जो काव्यानंद है, काव्य का आनंद है, वो क्या आध्यात्मिक है? ऐसा अरस्तु ने कहा? नहीं। आपका उत्तर होगा ए। कौन सा गलत है? पहला गलत है। अरस्तु के अनुसार काव्य का जो आनंद है वो ऐन्द्रिक नहीं होता, प्रत्यक्ष ऐन्द्रिक नहीं होता, इंद्रिय नहीं होता, अप्रत्यक्ष इंद्रिय होता है। बौद्धिक आनंद नहीं होता है वो, बल्कि वो अबौद्धिक आनंद होता है। यानी अरस्तु के अनुसार काव्यानंद प्रत्यभिज्ञान का आनंद है, किंतु प्रत्यक्ष प्रतिभिज्ञान न होकर कल्पनात्मक प्रत्यभिज्ञान है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा होगा? मुख्यार्थ बाधा के बिना लक्षणा का प्रवेश वर्जित है, सही है। व्यंजना मुख्यार्थ बाधा के बिना भी प्रत्यमान अर्थ का बोध करा सकती है, बिल्कुल सही है। व्यंग्यार्थ की प्रतीति अविधार्थ या लक्षणार्थ के पूर्व हो जाती है, नहीं। व्यंग्यार्थ की जो प्रतीति होती है वो अविधार्थ या लक्षणार्थ के पूर्व नहीं होती है,
उसके पश्चात होती है, उसके बाद होती है। 13 का उत्तर आपका सी होगा, यानी असत्य विकल्प कौन सा है, तो सी है। प्रश्न संख्या 14 देखें, भाषा अनिवार्य रूप से रूपकात्मक होती है, यह कथन किसका है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, क्रोचे का है। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है। बिंब स्वतः संभव होते हैं जबकि प्रतीकों का निर्माण सचेष्ट क्रिया है, सही है। बिंब द्वारा संप्रेषित अर्थ गूढ़ और सबके लिए भिन्न भिन्न होता है, गलत है। 15 का बी होगा, बिंब द्वारा संप्रेषित अर्थ गूढ़ नहीं होता है और ना ही सबके लिए अलग अलग होता है। 15 का बी होगा, बिंब का प्रमुख धर्म है इंद्रियता, सही है। बिंब का सीधा संबंध मानव पटल पर उभरने वाले चित्रों से है, सही है। प्रश्न संख्या 16 देखें, हास्य के स्रोत आनंददायक होने चाहिए, अर्थात आनंददायक व्यक्ति, आनंददायक शब्द और कार्य। अरस्तु का यह विचार किससे संबंधित है, आपका उत्तर होगा कामदी। प्रश्न संख्या 17 देखें, सच्ची भाषा वो है जो मनुष्य भावावेग के क्षणों में बोलता है, उपरोक्त विचार किस पाश्चात्य विचारक का है, आपका उत्तर होगा सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। यदि आप हमारे पेड मेंबर्स नहीं हैं, चैनल पर वीडियो देखते हैं, आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि जब परीक्षा 10 दिन बचती है तो हमारे यहाँ जो भी वीडियो बनाए जाते हैं प्रश्नोत्तरी के, वो पब्लिक किए जाते हैं, सभी के लिए खोल दिया जाता है। तो आप कम से कम आप तक जो भी वीडियो पढ़े आज 10 दिन तक वो आपको मिलता रहे। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्रश्न संख्या 18 देखें, अति यथार्थवाद के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है। अति यथार्थवाद किसी बहिर्गत प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करता, सही है। यह आंशिक प्रतिबद्धता का हामी है, गलत है। आंशिक प्रतिबद्धता का हामी नहीं है। मानवतावाद और अति यथार्थवाद में कोई साम्य नहीं है, सही है। अति यथार्थवाद मनोविश्लेषण के सिद्धांतों से संबंध होते हुए भी भिन्न है। प्रश्न संख्या 19, कौन सा सुमेलित नहीं है। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा, वे लड़ेंगे हजारों साल शिवसागर मिश्र, युद्ध यात्रा शमशेर बहादुर, देश की मिट्टी बुलाती है भदंत आनंद कौशल्यायन, आपका उत्तर होगा सी। 19 का सी सुमेलित नहीं है क्योंकि युद्ध यात्रा शमशेर बहादुर का नहीं है, धर्मवीर भारती का है। आपके पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए जब वीडियो देखने बैठें, ताकि जो भी चीज़ें बताई जाएं उन्हें आप लिखते चलें। तो 19 का उत्तर होगा सी, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का है। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा होगा। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई हंस पत्रिका में प्रकाशित शिवदान सिंह चौहान की रचना है। युवराज की यात्रा चंडी प्रसाद सिंह की रचना है। शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा सरस्वती में प्रकाशित हुई। विश्व में रिपोर्टाज के जनक रूसी साहित्यकार अहरनवर्ग हैं। आपका इसमें असत्य विकल्प सी होगा क्योंकि शिवदान सिंह चौहान की रचना जो लक्ष्मीपुरा है यह सरस्वती पत्रिका में नहीं बल्कि सुमित्रानंदन पंत की पत्रिका रूपाभ में प्रकाशित हुई थी। किसमें प्रकाशित हुई थी, रूपाभ में, लिख लीजिए कहीं पर। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सी रचना प्रकाश चंद्र गुप्त का नहीं है, आपका उत्तर होगा डी, हड्डियों का पुल। हड्डियों का पुल फणीश्वर नाथ रेणु का है। 21 का डी होगा, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न संख्या 22 देखें, आकाशदीप कहानी में बुद्धगुप्त व चंपा जिस नाव में थे उस नाव में नाविक व प्रहरी कितने थे। अब आप सोचेंगे कहानी तो मैंने पढ़ लिया आकाशदीप, लेकिन यह नहीं ध्यान दिया कि आखिर नाव में कितने लोग थे। और ऐसे ही जब प्रश्न आ जाता है तो आप लोग परेशान होते हैं, कहते हैं बहुत गहराइयों से प्रश्न पूछा गया है। ऐसा कुछ नहीं, कहानियाँ पढ़िए तो जो चीज़ें पूछने वाली हो उसे आप हाईलाइट करते चलिए। हाईलाइटर आपके पास होना चाहिए या अंडरलाइन करते चलिए। जीआरएफ के लिए और नेट और जीआरएफ में सिर्फ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, 10 प्रश्नों का लगभग अंतर पड़ जाता है, 8-10 प्रश्न। अगर वही आप कर लेंगे तो आपका जीआरएफ हो जाएगा, और वही प्रश्न लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जीआरएफ नहीं हो पाता है। मेहनत करिए और ऐसी चीज़ों पर, बारीकियों पर जरूर ध्यान दें और शब्दों पर जरूर ध्यान दें। अगर शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे प्रश्न गलत होगा। तो 22 का उत्तर होगा आपका डी, 10। प्रश्न संख्या 23 देखिए, यहाँ
एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। आकाशदीप कहानी में उपरोक्त कथन किसका किससे है? नायक चंपा से कहता है, या नायक बुद्धगुप्त से कहता है, या बुद्धगुप्त चंपा से कहता है, या प्रहरी चंपा से कहता है? तो 23 का उत्तर होगा आपका बी, नायक बुद्धगुप्त से कहता है। हमारे चैनल पर आप देखेंगे आकाशदीप कहानी पब्लिक मैंने कर दिया था, एक बार फिर से जाकर देख लीजिएगा। ये 2-3 प्रश्न हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन लहरों में मेरा विनाश हो जाए, कथन किसका है? चंपा, जया, प्रहरी, बुद्धगुप्त। तो आपका उत्तर होगा, अब उत्तर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी लोगों ने उत्तर भेजा है व्हाट्सएप पर, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, लापरवाही किया है, उनका उत्तर आ रहा है चंपा। लेकिन जितने लोगों ने पढ़ा है, मेहनत से किया है, उनका सही उत्तर आ रहा है बुद्धगुप्त। तो 24 का उत्तर होगा आपका डी, बुद्धगुप्त। 25 देखें, आकाशदीप कहानी क्या संदेश देती है? विश्वासघाती का मूल नाश करना, कर्तव्यनिष्ठ नारी का चित्रण करना, प्रेम व घृणा का द्वंद्व दिखाना, नारी अंतर्द्वंद व मनोदशा का चित्रण। विकल्प है 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, उपरोक्त सभी। आपका उत्तर होगा बी, 2, 3 और 4। विश्वासघाती का मूल नाश कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है और न ही ऐसा कोई कथोपकथन कहीं पर दिया गया है। तो कर्तव्यनिष्ठ नारी का चित्रण, प्रेम व घृणा का द्वंद्व, नारी अंतर्द्वंद व मनोदशा का चित्रण, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर आपका बी होगा। 26 देखें, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का प्रारंभ भारत दुर्दशा से माना जाता है, यह कथन किसका है? इसमें भी कई लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लगा दिया। मतलब उन लोगों का यह मानना है कि कहीं पर भी कोई कथन आ जाए, अगर 10 प्रश्न है तो शुक्ल जी को लगा दो तो 7-8 सही हो जाएंगे। ऐसे अंधेरे में तीर मत चलाइए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। शुक्ल जी से उतने नहीं पूछे जा रहे हैं, बाकी लोगों के पूछे जा रहे हैं। शुक्ल जी जरूर ऑप्शन में होते हैं, तो इसलिए जो जाने आप वही करें। 26 का उत्तर होगा डी, श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 27 देखिए, भारत दुर्दशा नाटक का खलनायक कौन है? आपका उत्तर होगा बी, सत्यानाश। 27 का बी। 28 देखें, भारत दुर्दशा नाटक को प्रतीकात्मक नाटक किसने माना है? दशरथ ओझा, राधा कृष्ण दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु जी। तो आपका उत्तर होगा, अब इसमें भी बता दें, इसमें भी ज़्यादातर लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा दिए, लेकिन गलत है। 28 का ए होगा, दशरथ ओझा। प्रश्न संख्या 29 देखें, परिंदे कहानी के आधार पर मेजर गिरीश नेगी लतिका को मैन ईस्टर ऑफ कुमायूं कहकर क्यों संबोधित करता था? उसके हिंसक स्वभाव के कारण, उसकी बहादुरी के कारण, शिकार में उसकी रुचि के कारण, या उसे चिढ़ाने के लिए? अगर परिंदे कहानी आपने पढ़ा होगा, जितने लोगों का उत्तर गलत आ रहा है मैं उनसे एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ, परिंदे कहानी जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पर आप देखिए मैन ईस्टर ऑफ कुमायूं जहाँ कहा गया है, वहीं ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ है कि गिरीश नेगी उसे चिढ़ाने के लिए कहता था। आगे ब्रैकेट में लिखा है, आप फिर से ध्यान दें, कहानी अगर देखेंगे तो ब्रैकेट में आपको लिखा मिलेगा कि गिरीश नेगी उसे चिढ़ाने के लिए कहता था। स्पष्ट रूप से ब्रैकेट में लिखा हुआ है। 29 का उत्तर डी होगा। 30 देखें, असाध्य वीणा का संगीत सुनते ही राजा को क्या अनुभव हुआ? अब इसमें मैंने ये नहीं दिया कि राजा का राजमुकुट हल्का हो गया, ऐसा नहीं दिया मैंने। उन्हें अपनी महानता का बोध हुआ, उनके चारों ओर जयघोष सुनाई दिया, उन्हें अपनी नश्वरता का बोध हुआ, उनका अहंकार नष्ट हो गया। अब इनमें से कई लोगों का गलत उत्तर आया है, कई लोगों का गलत उत्तर आया है। आप तो जानते ही हैं कि पंक्ति आपको पता ही होगा। असाध्य वीणा में जब मैंने असाध्य वीणा पढ़ाया था, आपको याद होगा कि राजा ने अलग सुना, जय देवी यशकाय वरमाल लिए, गाती थी मंगल गीत, दुदुम्बी दूर बजी कहीं बजती थी, राजमुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो शिरीष का फूल।
किस तरीके से? तो मानो शिरीष के फूल के तरीके से उनका राजमुकुट हल्का हो गया था। क्यों? ऐसी क्या बात थी? तो ईर्ष्या, महदकांक्षा, द्वेष, चाटुता सभी पुराने लुगड़े से झर गए, निखर आया था जीवन कांचन। धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। तो जब राजा ने सुना तो उससे क्या होगा? धर्म भाव से निछावर कर देगा, यानी उसे क्या हुआ? तो उसे जयघोष अब लोगों का सुनाई देने लगा। जैसे ही बजता है पूरे दरबार में जयघोष सुनाई देता है, राजा का मुकुट हल्का हो जाता है। उसके जितने भी पहले के दुष्कर्म थे, राजा जो प्रजा जो उससे दुखी थी, वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई। अब धर्म भाव से सब कुछ निछावर कर देने के लिए प्रजा उसे तैयार है, और राजा भी धर्म भाव से सारी चीज़ प्रजा पर निछावर कर देने के लिए तैयार है, और चारों ओर राजा का जयघोष सुनाई पड़ रहा है। तो 30 का उत्तर होगा आपका बी। जहाँ बैठावे तितहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। उपरोक्त पंक्ति में मीरा का कौन सा मनोभाव व्यंजित हुआ है? यहाँ पर मीरा का ये मनोभाव व्यंजित हुआ कि पूरी तरीके से मीरा अनन्य रूप से समर्पित हैं अपनी भक्ति के प्रति, और वहाँ दिखा रही है अनन्य समर्पण। यहाँ दिखाया गया, इन पंक्तियों के माध्यम से अनन्य समर्पण दिखाया गया। 31 का उत्तर हो जाएगा आपका सी। 32 देखें। देखो नंद द्वारा रथ ठाढ़े, बहुर सखी सुफल कसुत आयो परो संदेह उर्गाढ़े। अब यहाँ पर आप देखें, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सूरदास की, भ्रमर गीत की ये पंक्तियाँ हैं। और इन पंक्तियों पर अगर आप ध्यान दें, सूरदास के भ्रमर गीत की जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में अगर आप ध्यान दें तो आपको ये मिलेगा। आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर सुफल कसुत किसे कहा गया है, कौन है? तो यहाँ पर होंगे आक्रूर। पूरी पंक्ति मैं आपको बता दूं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 के बारे में भले आपसे समय लेंगे, बहुत ज़्यादा भी समय नहीं हुआ, 22 मिनट हुए हैं। देखो नंद द्वारा रथ ठाढ़े, बहुर सखी सुफलक सुत आयो पर्यो संदेह उर्गाढ़ो। प्राण हमारे तबहि गयो ले, अब कई कारण आयो। जानत हो अनुमान सखी रे, कृपा करन उठ धायो। इतने अंतर आए उपंग सुत, तहि क्षण दर्शन की दीन हो। तब पहचान सखा हरिजू को, परम सुचित तनकीन हो। तब प्रणाम कियो अति रुच सो, और समय कर जोरे। सुनत रहे तैसे ही देखे, परम चतुर्मति भोरे। तुम्हारे दर्शन पाए अपनो जन्म, सफल करी जान्यो। सूर ऊधो सो मिलत भयो सुख, ज्यों ईख पायो पान्यो। यानी यहाँ पर ऊधो जी का जो रथ है, जब नंद जी के द्वार पर पहुँचा तो गोपियों को यह संदेह हुआ कि कहीं पुनः आक्रूर जी ना आ गए हों, क्योंकि एक बार वह कंस के कहने पर ब्रजमंडल आए थे और अपने साथ कृष्ण और बलराम को रथ पर बैठाकर मथुरा ले गए। तो यहाँ पर कहा गया कि देखो नंद द्वार रथ ठाढ़े, बहुर सखी सुफलक सुत आयो पर्यो संदेश उर्गाढ़े। हे सखी देखो तो नंद के दरवाजे पर एक रथ खड़ा है, लगता है पुनः आक्रूर जी आ गए हैं, क्योंकि वह पहली भी एक बार आए थे तो कृष्ण और बलराम को अपने साथ लेकर गए थे। तो यहाँ पर 32 में आपका जो उत्तर होगा वो होगा ए। प्रश्न संख्या 33 देखें। कामायनी की मूल कथा किस ग्रंथ पर आधारित है? तो शतपथ ग्रंथ से ली गई है, ऋग्वेद के शतपथ ग्रंथ से। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा 33 का सी, शतपथ ग्रंथ। प्रश्न संख्या 34 देखें। प्रश्न संख्या 34 देखें। जुवती जोन में मिल गई, नैक न होती लखाए। सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाए। प्रस्तुत दोहे में कौन सी नायिका का चित्रण हुआ है? यहाँ पर बिहारी का जो ये दोहा दिया गया, इसमें विकल्प में दिया गया है प्रोसित पतिका नायिका, शुक्ल भिसारिका नायिका, खंडिता नायिका और कृष्णा भिसारिका नायिका। मैं आपको पहले बता दूं प्रोसित पतिका
क्या होती है? प्रोसित पत्रिका वैसी नायिका होती है या वो नायिका जो अपने पति के परदेश में जाने के कारण दुखी होती है, या हम कह सकते हैं कि प्रियतम के विचारों से दुखित विरहिणी नायिका जो होती है वो प्रोसित पत्रिका होती है। और ज़्यादातर रसखान की जो नायिकाएँ हैं वो कैसी हैं? प्रोसित पत्रिका हैं। वहीं पर शुक्ल विसारिका और कृष्ण विसारिका की अगर बात करें तो ऐसी नायिका जो चंद्र मास में हम देखें, चंद्र के आधार पर तो 15 दिन एक पक्ष होता है, 15 दिन दूसरा पक्ष होता है। यानी शुक्ल पक्ष में जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने जाती है, नायक से मिलने जाती है, वो कहलाती है शुक्ल विसारिका चांदनी रात में। और जो अंधेरी रात में जाती है अपने नायक से मिलने के लिए, उसे कहते हैं कृष्ण विसारिका। वहीं खंडिता ऐसी नायिका को कहा जाता है जिसका नायक या जिसका पति पर स्त्री के साथ रहकर आया हो और उसके साथ जो भी संभोग क्रिया हुई हो उसका साक्ष्य उसके साथ में अगर है तो उसे कहा जाता है उस नायिका को खंडिता नायिका। तो प्रश्न संख्या 34 में यहाँ पर होगा आपका बी, शुक्ल विसारिका। कैसी नायिका का चित्रण हुआ है? तो शुक्ल विसारिका नायिका का चित्रण हुआ है। प्रश्न संख्या 35 देखें, कबीर के विषय में असत्य विकल्प कौन सा है? वह शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व देते थे, सही है। वह शंकराचार्य के अद्वैतवाद से आप प्रभावित रहे, गलत है। प्रभावित थे, आप प्रभावित नहीं बल्कि प्रभावित रहे हैं। तो इसलिए 35 का उत्तर बी होगा आपका, बी असत्य है। प्रश्न संख्या 36 देखें, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ध्रुव स्वामी का उपरोक्त कथन किससे है? प्रश्न संख्या 36 देखें, 36 का उत्तर हो जाएगा आपका डी। 36 का उत्तर हो जाएगा डी आपका, रामगुप्त। पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वो मेरे साथ नहीं चल सकता। ध्रुव स्वामी का उपरोक्त कथन किससे है? तो यहाँ पर ध्रुव स्वामी कह रही है रामगुप्त से। प्रश्न संख्या 37 देखें, निम्न में से कौन सा कथन ध्रुव स्वामी नाटक का सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 37, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो, ध्रुव स्वामी रामगुप्त से कहती है। पटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, ये मिथ्या ढोंग कोई नहीं सह सकेगा, ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त से कहती है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी? रामगुप्त का कथन है। संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं, कोमा सकराज से। तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका 37 का सी। रामगुप्त का कथन नहीं है बल्कि चंद्रगुप्त का कथन है कि विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। यह रामगुप्त का कथन नहीं है बल्कि चंद्रगुप्त का कथन है। प्रश्न संख्या 38 देखें, कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में यह विचार किसका है? आपका उत्तर होगा बी, अज्ञेय का विचार है। प्रश्न संख्या 38 का बी होगा, अज्ञेय। सौदामिनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? आपका उत्तर होगा डी, राधा चरण। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 39 में हो जाएगा आपका डी। 40 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 40, मृत्युगंध, जीवनगंध, रीता शुक्ला, विराट की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा, देवस्थान रहस्य प्रेमचंद, धार उपन्यास शरद जोशी। तो 40 में उत्तर आपका हो जाएगा डी, धार उपन्यास शरद जोशी का नहीं है बल्कि संजीव का है। कहीं पर लिख लें, अगर कॉपी पेन आपके पास है तो लिख लें संजीव का है। विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान, पंक्तियाँ किसकी हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सी, नेमी चंद्र जैन। प्रश्न संख्या 42 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मार्क्सवाद कहता है हर वस्तु पर डाउट करो, नामवर सिंह। दुख सबको मांझता है, अज्ञेय। जो कुछ भी है उससे बेहतर चाहिए, मुक्तिबोध। आपका उत्तर हो जाएगा 42 का बी, मार्क्सवाद कहता है हर वस्तु पर डाउट करो, नामवर सिंह का कथन नहीं है बल्कि रामविलास शर्मा का है। प्रश्न संख्या 43 में देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
हम भक्तन के भक्त हमारे कबीरदास, यही आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि ये कथन कबीर का नहीं है बल्कि सूरदास का है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत रैदास का है। मात पिता जग जाई तजो विध हुना तुलसीदास, काशी में हम प्रगट भये रामानंद चताए कबीरदास। प्रश्न संख्या 44 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्धकथानक जो कि बनारसी दास जैन का है, आत्मकथा विधा की रचना है। कलम का सिपाही जो कि अमृत राय की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना, संस्मरण विधा की रचना। वाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यास विधा की रचना। इनमें से गलत कौन सा होगा? तो आपका गलत होगा सी, चीड़ों पर चांदनी संस्मरण विधा की रचना नहीं है। आप लिख लें यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत। प्रश्न संख्या 45 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जिधर अन्याय है उधर शक्ति, निराला की पंक्ति। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, प्रसाद की पंक्ति। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, अज्ञेय गलत होगा। 45 का आपका सी होगा, दिनकर की यह पंक्तियां हैं, अज्ञेय की नहीं है। आप लिख लें रामधारी सिंह दिनकर। सोच रहा हूँ जटिल जगत पर जीवन पर जनमन से, सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियाँ। प्रश्न संख्या 46 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अबूतर कबूतर उदय प्रकाश की रचना, कहानी विधा की रचना। शहादतनामा जितेंद्र भाटिया की रचना, कहानी विधा की रचना। देहांतर नंदकिशोर आचार्य की रचना, नाटक विधा की रचना। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध विधा की रचना। अब इनमें से गलत होगा आपका 46 का ए, अबूतर कबूतर कहानी नहीं है बल्कि कविता है। आप लिख लें अबूतर कबूतर कविता है ना कि कहानी। प्रश्न संख्या 47 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 47 में देखें, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब मुक्तिबोध। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, रघुवीर सहाय की पंक्तियाँ। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, नागार्जुन की पंक्तियाँ। अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, पंत की रचना। गलत है, 47 का डी होगा। पंत नहीं बल्कि निराला की पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर मैंने लिखा सही था लेकिन प्रश्न को गलत करना था क्योंकि सही पर पेन जल्दी चलता है, गलत पर इतनी जल्दी नहीं चलता है। तो निराला लिख कर फिर मैंने काटा और यहाँ पर लिखा पंत, तो ये किसका होगा? पंत का, निराला का है, पंत का नहीं है। तो यही आपका सुमेलित नहीं होगा। न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है? वाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। तो 48 का उत्तर हो जाएगा वाणभट्ट की आत्मकथा। 49 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वंदे वाणी विनायक और अमृक्ष वेणीपुरी। होली है या होरी प्रेमचंद। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र। अंधकार में अग्निशिखा कुबेरनाथ राय। आपका उत्तर होगा बी, होली है या होरी प्रेमचंद की रचना नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र की है। आप कहीं पर लिख लें 49 का बी, होली है या होरी प्रताप नारायण मिश्र। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरीके से आज की टेस्ट सीरीज के ये 50 उत्तर थे, 50 प्रश्न थे जिनके उत्तर आपको मैंने करा दिया है। कल फिर से आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। बाकी आप लोग लगे रहिए, मेहनत करिए और जहाँ पर कोई समस्या हो वहाँ पर आप लोग ज़रूर बताएं और अपने मित्रों को टीजीटी पीजीटी के लिए आप बता सकते हैं क्योंकि 5 नवंबर से बैच प्रारंभ होने जा रहा है। एडमिशन प्रारंभ है, लोगों के एडमिशन लगातार हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे कल की टेस्ट सीरीज़ में।